एस्ट्रोलॉजी में अभी तक हम आपको सेवेंथ स्थान, कुंडली का जो सेवेंथ स्थान, सप्तम स्थान होता है, जिससे कि शादी ब्याह, मैरिज और हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस या उनके बारे में काफ़ी डिटेल आप मालूम कर सकते हैं, ये सब्जेक्ट चल रहा था। तो सेवेंथ हाउस के बारे में आपको अभी तक हमने काफ़ी डिटेल्स हस्बैंड वाइफ और मैरिज के बारे में बताया। आज जो सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है वो कुंडली का 8th स्थान है, अष्टम स्थान, 7वें के बाद 8 अष्टम स्थान आता है कुंडली का। तो ये अष्टम स्थान या 8th स्थान है। तो ये इसके बारे में अब आज सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो 8th हाउस से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में देखेंगे। तो अष्टम स्थान जो है वो किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, किन चीज़ों का उसको कहते हैं कारक है। कारक का मतलब रिप्रेजेंटेटिव है, क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हैं कुंडली के अष्टम स्थान से, तो वो उसको कारक कहा जाता है। तो अष्टम स्थान जो है कुंडली का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान है और इससे आप व्यक्ति की आयु, उसकी एज कितनी होगी, उसकी मृत्यु के बारे में आप देख सकते हैं। तो ये आयु और मृत्यु का घर है अष्टम स्थान। इसके अलावा ये मृत्यु का कारण आपको इससे पता चल सकता है, क्या रीज़न है, मृत्यु किस वजह से होगी, कैसे होगी, ये आप पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कहाँ होगी। इसके अलावा जीवन में तमाम जो विघ्न बाधाएँ आती हैं, ऑब्स्टेकल्स, उनके बारे में आप 8th हाउस से देख सकते हैं। और जीवन में तमाम जो संकट आते हैं उनको देख सकते हैं। और 7th हाउस जो होता है ये शादी ब्याह का है, आपको बताया हस्बैंड वाइफ का है। तो 7th के जस्ट बाद सेकेंड जो 8th स्थान है ये सप्तम का द्वितीय स्थान हुआ, यानी 7th से सेकंड। तो सेकंड स्थान जो अगर आप कुंडली में देखें तो वो होता है फैमिली का, कुटुंब का। तो यहाँ सप्तम स्थान, अगर वो हस्बैंड की कुंडली है तो उसकी वाइफ का कुटुंब, यानी सप्तम से सेकंड, सप्तम उसकी वाइफ की फैमिली, या अगर वो वाइफ की कुंडली है तो उसके जो सप्तम स्थान उसके हस्बैंड का हुआ तो उसके हस्बैंड की फैमिली या कुटुंब के बारे में आप देख सकते हैं। यानी अष्टम स्थान से ससुराल के बारे में देखा जा सकता है, राइट। अगर किसी फीमेल की कुंडली है या स्त्री कुंडली है तो उसके ससुराल के बारे में, अगर पुरुष की कुंडली तो उसके ससुराल के बारे में आप देख सकते हैं, उनसे क्या संबंध रहेंगे जातक के, तो ये भी देखा जा सकता है, राइट। इसके अलावा पति पत्नी का संचित धन, एक्यूमुलेटेड वेल्थ या बैंक बैलेंस आप देख सकते हैं, क्योंकि आप लग्न के बाद जो सेकंड हाउस है वो आपको बताया था कि वो बैंक बैलेंस का घर है। 11th हाउस से आपने मनी अर्न किया, पैसा कमाया, 12th में खर्च किया और सेकंड में आके जमा किया। तो सेकंड स्थान जो है वो एक्यूमुलेटेड वेल्थ या संचित धन का है, बैंक बैलेंस का है। तो यहाँ पर 7th से सेकंड आ रहा है 8th नंबर। तो यानी वो पति पत्नी का संचित धन, एक्यूमुलेटेड वेल्थ कितना है, बैंक बैलेंस क्या है, इसके बारे में आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये 8th स्थान जो है बहुत ही एक मिस्टीरियस हाउस है, मिस्टीरियस यानी गुप्त स्थान है ये। तो इससे आप गड़ा हुआ धन, कहीं ज़मीन आपने लिया, वहाँ पर मकान बनवाने के लिए आपने वो नींव डालने के लिए खुदाई करवा रहे हैं, वहाँ अचानक कुछ धन मिल गया, ऐसा होता है। तो गड़ा हुआ धन मिल जाना वो 8th हाउस से देखा जाता है। अचानक कहीं से धन मिल जाए, लॉटरी से, जुए से, इस तरह से अचानक कहीं से धन मिल जाए, वो 8th हाउस से देखते हैं। इसके अलावा वो आपको बताया कि गुप्त स्थान है और दुर्घटना का स्थान है। ये एक्सीडेंट्स वगैरह जो होते हैं वो आप 8th हाउस से देख सकते हैं कि एक्सीडेंट्स किस तरह से होगा, कैसे होगा, कहाँ पर होगा, ये सारी चीज़ें आप 8th हाउस से देख सकते हैं। इसके अलावा इसका रिसर्च का स्थान है, अनुसंधान, क्योंकि आपको बताया कि गुप्त स्थान है, ये बहुत ही ज़्यादा एक डेप्थ का स्थान है, गहराई का स्थान है। तो रिसर्च का मतलब ये होता है कि वो जो रिसर्चर है, साइंटिस्ट है, वो उस सब्जेक्ट की बहुत गहराई में जाएगा, डेप्थ में जाएगा, तब उसको वो उसका पूरा डिटेल्स पता चलेगा, तब वो नई कोई रिसर्च कर सकता है। तो ये रिसर्च या अनुसंधान का घर है 8th हाउस, ये भी देखा जाता है इससे। इसके अलावा ये कलह क्लेश फैमिली में जो होती हैं उसको देखते हैं। ऊंचाई से गिरना, अचानक कोई ऊंचाई से गिर जाए, क्योंकि ये डेप्थ का स्थान है, ये ऊंचाई से गिरने का स्थान है, ये देखा जा सकता है। पदच्युति यानी वो किसी हाई पोस्ट से अचानक उसको डिमोट कर दिया जाए, हटा दिया जाए, पद से हट जाए, तो ये सारी चीज़ें आप इससे देख सकते हैं। कहीं वॉर चल रही है तो उससे युद्ध में या वो उसमें पराजय का, या किसी के बीच में अगर युद्ध चल रहा है, लड़ाई झगड़ा है, तो उसमें पराजय अगर हो रही है उसकी, तो ये 8th स्थान से देखते हैं। या अपमान, किसी व्यक्ति की इंसल्ट हो जाए, अपमान हो जाए। इसके अलावा एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें 8th हाउस से देखी जाती हैं। और जो मेल कैंडिडेट्स हैं यानी पुरुष हैं, तो उनका जेनाइटल ऑर्गन्स
स्क्रॉटम, ये सब इससे देखते हैं। और फीमेल का, स्त्री का जेनिटल ऑर्गन्स इससे देख सकते हैं एर्थ हाउस से। ये एनस यानी गुदा इससे देखी जाती है, एनस में होने वाला जो रोग है, पाइल्स है या फिशर इन एनो, इस तरह की चीज़ें इससे देखी जाती हैं। कोई भी गुप्त रोग हो इससे आप देख सकते हैं एर्थ स्थान से। ये नदी समुद्र, इस तरह का ये स्थान है, नदी समुद्र के बारे में इससे देखा जा सकता है। तो आपको बताया ना कितनी सारी चीज़ें, एर्थ स्थान बहुत ही मिस्टीरियस एक स्थान है कुंडली का, और एर्थ स्थान जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें जो आपको बताया कि इससे आयु और मृत्यु देखी जाती है। तो आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे एर्थ स्थान में वो है आयुर्दाय। उसको कहते हैं आयुर्दाय। आयुर्दाय का मतलब होता है कि आयु का निर्धारण करना, आयु को कैलकुलेट करना, आयु को बताना कि जिस व्यक्ति की कुंडली है उसकी आयु या एज कितनी होगी, ये आप इससे बता सकते हैं। उसी को आयुर्दाय कहते हैं। तो हमारे ऋषियों ने इसको आयुर्दाय टर्म बताया। और आयु का मतलब होता है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय है वो आयु हो गई। बच्चे ने जन्म लिया और जब मृत्यु हो तो इस बीच का जो टाइम है वही उसकी आयु हो गई। ये आयु अलग अलग होती है, आपने देखा होगा, कोई किसी की एज कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की बहुत ज़्यादा एज होती है। तो ये डिपेंड करता है कि उसके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर होता है। उसको जो पूर्व जन्म के कर्म हैं और जो प्रेजेंट जन्म है इसमें जो उसका प्रारब्ध है, इसके अनुसार उसकी आयु अलॉट की जाती है या आयु उसको मिलती है। अब ये ऋषियों ने आयुर्दाय यानी एज को कैलकुलेट करना, एज के बारे में बताना, एज का निर्धारण करना, इसको उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो कहा कि योग आयु, योगों के द्वारा ऋषियों ने कहा कि हम आपको कुछ योग बता रहे हैं, यानी ग्रहों का प्लेसमेंट, अरेंजमेंट, उनके कॉम्बिनेशंस इस तरह के हैं कि उन एक पर्टिकुलर ग्रह जो है वो अगर इस तरह से बैठा, इस राशि में, उस राशि में, नीच का है, उच्च का है, कहाँ बैठा, ये किस राशि में है, उसके हिसाब से उसकी क्या एज होगी, तो ये बताया जाता है। उसको कहते हैं योगायु, यानी योगों के द्वारा आयु का निर्धारण, आयु को बता देना, वो योगायु हुआ। सेकंड नंबर उन्होंने कहा कि दशायु है। दशायु का मतलब कि ग्रहों की दशा अंतरदशा देखकर ये बताना कि व्यक्ति की आयु कितनी होगी, उसका मरण यानी उसकी मृत्यु कब होगी। राइट। थर्ड नंबर है निसर्ग आदि आयु। इसमें ये गणित या मैथ्स के द्वारा कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि योगों से आप एक अंदाज बता सकते हैं, इतने वर्ष की आयु होगी। दशा अंतरदशा से भी एक रफ कैलकुलेशन ही होता है, यानी इतने वर्ष, इतने महीने, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट उसको कैलकुलेट करना कि इतने वर्ष, इतने महीने, इतने दिन, ये सारी चीज़ें वो सिर्फ मैथ से ही कैलकुलेट हो सकता है। उसको कहते हैं निसर्ग आदि आयु। तो ऋषियों ने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया आयुर्दाय को, यानी आयु का निर्धारण, योगायु, दशायु एंड निसर्गादि आयु। अब आज जो टॉपिक है वो योगायु है, यानी योगों के द्वारा ऋषियों ने जो योग बताए उनके आधार पर आप किसी व्यक्ति की या बच्चे की आप एज बता सकते हैं, क्या एज होगी उसकी। तो इस योगायु को उन्होंने ऋषियों ने 7 पार्ट में डिवाइड किया। देखिए 7 टाइप्स के योगायु बताए। पहला है बालारिष्ट। अरिष्ट का मतलब होता है कि बच्चे की मृत्यु हो जाए या वो बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार पड़ जाए या उसकी मृत्यु हो जाए, उसको अरिष्ट कहते हैं। तो बालारिष्ट का मतलब होता है 0 से 8 वर्ष, यानी बच्चे की जो आयु है 0 से 8 वर्ष ही है, बस 8 वर्ष की एज, 0 से 8 के बीच में कहीं उसकी डेथ हो जाएगी या बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार पड़ेगा, उसको बालारिष्ट कहेंगे। सेकंड नंबर है योगारिष्ट, यानी 8 से 20 वर्ष की अगर आयु है तो योगारिष्ट हो गया। थर्ड है कहा कि अल्पायु होता है, यानी 20 से 32 वर्ष की अगर आयु है तो अल्पायु हुआ। मध्य आयु का मतलब है 32 से 70 वर्ष, ये पाराशर ऋषि के हिसाब से है। पाराशर ऋषि ने इसको 32 से 70 बताया, जबकि बाद में जैमिनी ऋषि ने इसको 32 से 65 वर्ष बताया है। फिलहाल ये इसमें पाराशर ऋषि के हिसाब से उन्होंने कहा कि मध्य आयु जो है 32 से 70 वर्ष, और दीर्घ आयु जो होती है 70 से 100 वर्ष, और उसके बाद दिव्य आयु यानी जो 100 वर्ष से लेके और 1000 वर्ष। पहले के ज़माने आपने सुना कि वो बहुत लंबे समय तक लोग जीते थे, अपने योगों के द्वारा और साधना में बैठ जाते थे और फिर बहुत लंबी एज होती थी, तो वो दिव्य आयु यानी 100 से 1000 वर्ष। और उसके बाद अमित आयु का मतलब है जो अमरत्व को प्राप्त कर ले, जो अमर हो जाए, उसकी डेथ ही ना हो, तो उसको अमित आयु कहा। इस तरह से 7 टाइप्स के ऋषियों ने योग आयु या पराशर ऋषि ने
इस योगायु को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया। बालारिष्ट 0 से 8, योगारिष्ट 8 से 20, अल्पायु 20 से 32 वर्ष, मध्यायु 32 से 70 वर्ष, दीर्घायु 70 से 100 वर्ष, दिव्यायु 100 से 1000 वर्ष, और अमितायु का मतलब जो अमर हो जाए, अमरत्व को प्राप्त कर ले, राइट। ये 7 हैं। इसके अलावा उन्होंने 2 टर्म्स और यूज़ किए हैं पराशर ऋषि ने। एक है सद्योरिष्ट। सद्योरिष्ट का मतलब होता है कि अचानक फल देने वाला। सद्यो का मतलब अचानक फल देने वाला। तो सद्योरिष्ट उन्होंने कहा कि अगर 0 से 1 वर्ष के बीच में बच्चे की डेथ हो जाए तो उसको सद्योरिष्ट कहते हैं, सद्योरिष्ट। और एक उन्होंने कहा कि एक टर्म लिया, उसका नाम लिया अरिष्ट योग जिसको कहते हैं। उसमें उन्होंने बालारिष्ट और योगारिष्ट का कुछ पार्ट मिला दिया। एक बालारिष्ट है, ये साथ में योगारिष्ट का कुछ मिला दिया। ये 0 से 12 वर्ष हो गया, इसको अरिष्ट। इस तरह से 2 उन्होंने अलग से बताए चीज़ें। सद्योरिष्ट माने 0 से 1 ईयर के बीच में, 1 साल के बीच में बच्चे की डेथ हो जाए। और अरिष्ट योग का मतलब है 0 से 12 वर्ष की आयु में उसकी डेथ हो जाए। अब ये 0 से 12 जो है उन्होंने क्यों कहा 0 से 12 अरिष्ट योग बताने का कारण ये था कि ऋषियों ने बताया कि 12 वर्ष से कम और 100 वर्ष के ऊपर आप आयु का निर्धारण सिर्फ हम जो योग बता रहे हैं उन्हीं के आधार पर ही आप कर सकते हैं। फिर से समझिए, ऋषियों ने कहा कि ये 12 वर्ष से कम किसी बच्चे की आयु है या 100 वर्ष के ऊपर अगर उसकी आयु है, तो 12 से कम या 100 वर्ष के ऊपर आप किसी दशा अंतरदशा या गणित के द्वारा उसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी भी शुभ अशुभ स्थिति में, शुभ अशुभ ग्रहों की दशा अंतरदशा में डेथ हो जाती है, तो नहीं बताया जा सकता एग्जैक्टली कि उसकी इसको दशा अंतरदशा या निसर्ग आदि आयोग के द्वारा हम नहीं बता सकते। इसको सिर्फ आप लोग फॉलो करें जो हम आपको योग बता रहे हैं, ये ऋषियों ने ऐसा कहा, राइट। इसलिए उन्होंने अरिष्ट योग एक बनाया 0 से 12 वर्ष। तो कहने का मतलब है कि 12 से कम और 100 से ऊपर आप किसी दशा अंतरदशा या गणित के द्वारा उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप सिर्फ जो योग बताए गए हैं उन्हीं के आधार पर ही आप बता सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 12 वर्ष से और 100 वर्ष के बीच में ही आप दशा अंतरदशा या गणित के द्वारा आप एज को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। अब जो बालारिष्ट है 0 से 8 वर्ष, इसको उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, राइट। 0 से 8 को 2 वर्ष में डिवाइड किया, पहला 4 वर्ष, दूसरा 4 वर्ष। तो उन्होंने कहा कि जो पहला 4 वर्ष है यानी 0 से 4 वर्ष, वो बच्चे की माँ, उसकी मदर के पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर उसकी एज उसको मिली है, समझ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी माँ के जो पूर्व जन्म के जो कर्म हैं उनके आधार पर बच्चे की उम्र जो है वो 0 से 4 वर्ष होगी। ये बालारिष्ट का पहला पार्ट हुआ। सेकंड जो 4 से 8 वर्ष हुआ, तो 4 से 8 को उन्होंने कहा कि बच्चे के पिता के पूर्व जन्म के कर्म को के हिसाब से उसकी आयु जो है 4 से 8 वर्ष होगी। तो बालारिष्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला 0 से 4 जो उसके माँ के पूर्व जन्म के कर्मों के आधारित है, और दूसरा जो 4 से 8 यानी उसके पिता फादर के पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से आधारित रहेगा। इसी तरह से जो आपको अरिष्ट योग बताया 0 से 12, उसको भी उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला 4 वर्ष माँ के पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार, दूसरा 4 वर्ष यानी 4 से 8 पिता के पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार, एंड 8 से 12 जो तीसरा पार्ट है वो जातक यानी जो कैंडिडेट है, बच्चा है, उसके स्वयं के पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार उसकी आयु उसको अलॉट होगी या उसकी आयु निर्धारित होगी, राइट। तो इस तरह से आपको बताया कि ये आयुर्दाय एक 8th हाउस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट है, इसको हमने आज स्टार्ट किया है आयु के बारे में। इसको ऋषियों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, योगायु, दशायु, निसर्ग आदि। आयुर्दाय का मतलब होता है एज का कैलकुलेशन, निर्धारण, कैसे हम बताएं कि किसकी एज कितनी होगी, तो योगों के द्वारा, दशा अंतरदशा के द्वारा एंड मैथमेटिक्स से कैलकुलेट करके। तो योगायु को उन्होंने 7 पार्ट में डिवाइड किया। बालारिष्ट 0 से 8, योगारिष्ट 8 से 20, अल्पायु 20 से 32, मध्यायु 32 से 70, दीर्घायु 70 से 100, दिव्यायु 100 से 1000, और अमित आयु जो अमरत्व को प्राप्त कर ले या जो अमर हो जाए, ऐसा उन्होंने कहा। तो इस तरह से, और एक इसके अलावा उन्होंने सद्योरिष्ट बताया 0 से 1 वर्ष, और अरिष्ट का मतलब 0 से 12 वर्ष, और 12 से 100 के बीच में ही, 12 वर्ष से 100 वर्ष के बीच में ही आप दशा अंतरदशा या गणित के द्वारा एज कैलकुलेट कर सकते हैं। 12 से पहले और 100 के ऊपर आपको सिर्फ योगों को ही फॉलो करना पड़ेगा, जो योग बताए गए हैं ऋषियों द्वारा, उनके आधार पे ही आप एज बता सकते हैं। तो ये फिलहाल इस सब्जेक्ट को हमने स्टार्ट किया है आज।
इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अक्सर लोग जो है वो कोई बीमार पड़ता है बहुत सीरियस, तो लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, पूछते हैं कि इसकी ये ऐसा तो नहीं कि इसकी मृत्यु होने वाली है, या इसकी एज कितनी है, इसकी लाइफ में कितनी एज लिखी हुई है। तो उस चीज़ को आप जो है इससे इन सब चीज़ों से देख के बताएंगे। इसको और अभी आगे डिटेल स्टडी करेंगे। आज जो टॉपिक है वो 250 नंबर है, तो ये लेक्चर नंबर 250 है, राइट। तो 250 जो है, इसके एक के बाद एक लेक्चर्स आते जा रहे हैं। तो आप किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको कंटिन्यूएशन में लेक्चर्स मिलते जाएं। और हमारा जो गिटार का चैनल है, जिसमें गिटार में हमने गाने बजाए हैं, कोरोना वॉरियर्स को ट्रिब्यूट किया है, वो चैनल और ये एस्ट्रोलॉजी का चैनल एक ही है। दोनों में से किसी एक को ही सब्सक्राइब करिए, राइट। इसको आप ध्यान से देखें और स्टडी करिए। थैंक यू।